भारत के इतिहास में कई सुल्तान हुए, लेकिन एक ऐसा था जिसने एक बिखरते हुए साम्राज्य को, आप कह सकते हैं, सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि उसे नए सिरे से गढ़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का असली निर्माता यानी कि रियल आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इल्तुतमिश को हम कैसे देखें? क्या वो सिर्फ एक गुलाम था जिसकी किस्मत अच्छी थी और वो सुल्तान बन गया, या फिर एक शासक जिसने एक बस राज किया, या इन सब से बढ़कर एक ऐसा आर्किटेक्ट, एक ऐसा निर्माता जिसने एक पूरी सल्तनत की बुनियाद रखी? दिलचस्प बात तो ये है कि वो ये तीनों ही था, और आज की हमारी ये पूरी पड़ताल इसी बात पर है कि आखिर कैसे एक ही शख्स ने ये तीनों किरदार निभाए और इतिहास में हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करा लिया। तो चलिए, सबसे पहले उसके सफर से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा सफर जो गुलामी से शुरू हुआ और सीधे दिल्ली के सिंहासन तक जा पहुंचा। सच कहूं तो किसी कहानी जैसा ही लगता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है मध्य एशिया के एक तुर्क परिवार से, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, बचपन में ही उसे गुलामी में बेच दिया गया। पर उसकी तेज बुद्धि और काबिलियत वो छिपी नहीं रही। कुतुबुद्दीन ऐबक की नज़र उस पर पड़ी और उसने उसे खरीद लिया। और फिर कहानी में मोड़ तब आता है जब 1210 में ऐबक की मौत हो जाती है। सल्तनत बिखरने लगती है और बस एक साल के अंदर 1211 में वही गुलाम दिल्ली के तख्त पर बैठ जाता है। कमाल है ना? देखिए, सुल्तान बन जाना तो एक बात थी, पर असली चुनौती तो सुल्तान बने रहना था। इल्तुतमिश को विरासत में कोई सजा सजाया साम्राज्य नहीं मिला था। उसे मिली थी चुनौतियों की एक लंबी फहरिस्त। एक ऐसी सल्तनत जो बस नाम की थी, जिसकी अपनी कोई ठोस जमीन, कोई पहचान थी ही नहीं। जरा सोच कर देखिए कि हालात क्या थे। ऐबक के बाद कोई काबिल वारिस नहीं, सल्तनत के अपने ही सरदार वो बगावत पर उतर आए थे। बंगाल, बिहार, सिंध, ये सारे बड़े बड़े इलाके हाथ से फिसल रहे थे। मतलब हालत ये थी कि भारत में मुस्लिम शासन की जो नींव रखी गई थी वही डगमगा रही थी, और ऐसे में एक आर्किटेक्ट की सख्त जरूरत थी। और बस यहीं पर इल्तुतमिश ने वो भूमिका निभाई जिसके लिए उसे आज भी याद किया जाता है, एक निर्माता की। उसने उन पिलर्स, उन स्तंभों को खड़ा करना शुरू किया जिन पर आने वाले सैकड़ों सालों तक दिल्ली सल्तनत की इमारत टिकी रहने वाली थी। उसका प्लान 3 हिस्सों में बटा था। पहला, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना, दूसरा, इकोनॉमी को पटरी पर लाना, और तीसरा, सल्तनत को एक कल्चरल पहचान देना। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर, और इसमें उसका सबसे बड़ा दांव था इक्ता सिस्टम। अब ये था क्या? बहुत सिंपल। उसने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया, जिन्हें कहते थे इक्ता, और हर इक्ता एक सरदार या ऑफिसर को दे दिया। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो वहां से टैक्स वसूले और शासन चलाएं। देखिए कितना जीनियस मूव था। इस एक कदम से दिल्ली का कंट्रोल हर कोने तक पहुंच गया और सल्तनत को एक मजबूत ढांचा मिल गया। दूसरा पिलर था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सीधी सी बात है, बिना पैसे के कोई साम्राज्य नहीं चलता। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? उसने 2 स्टैंडर्ड सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जितल। खास बात ये थी कि इनका वजन और इनकी प्योरिटी फिक्स थी। इससे हुआ ये कि पूरे सल्तनत में एक भरोसेमंद करेंसी सिस्टम बन गया, और जब पैसा भरोसेमंद होता है तो व्यापार अपने आप बढ़ता है। इससे सल्तनत की नींव और भी गहरी हो गई। और अब आता है तीसरा पिलर, कल्चरल कंस्ट्रक्शन। हम सब दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं, है ना? उसे शुरू तो ऐबक ने किया था, लेकिन उसे पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। इसके अलावा भी उसने कई मस्जिदें और इमारतें बनवाईं, जिससे सल्तनत को एक अपनी आर्किटेक्चरल पहचान मिली। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जीतना नहीं जानता था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ना भी चाहता था। तो सल्तनत को अंदर से तो मजबूत किया जा रहा था, पर बाहर एक बहुत बड़ा तूफान मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो उसकी सारी मेहनत को एक झटके में खत्म कर सकता था। और ये खतरा कोई और नहीं बल्कि खुद चंगेज खान था। उसकी मंगोल सेना भारत के दरवाजे पर खड़ी थी, और ये वो मंगोल थे जिनके हमले के सामने बड़ी बड़ी सल्तनतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती थी। और दिल्ली सल्तनत तो अभी बहुत ही नई और नाजुक थी। लेकिन इल्तुतमिश ने यहाँ पर लड़ाई नहीं बल्कि दिमाग से काम लिया। उसने ताकत का जवाब ताकत से नहीं दिया, बल्कि डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का इस्तेमाल किया।
उसने बड़ी ही होशियारी से मंगोलों के साथ सीधी टक्कर को टाल दिया और भारत को एक तबाह कर देने वाले हमले से बचा लिया। ये उसकी दूर की सोच का शायद सबसे बड़ा सबूत है। इस एक फैसले ने सल्तनत को सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि उसे सांस लेने और मजबूत होने का कीमती वक्त भी दिया। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि इल्तुतमिश की असली विरासत क्या है, उसने पीछे क्या छोड़ा। चलिए अब इस आर्किटेक्ट के फाइनल ब्लूप्रिंट पर एक नज़र डालते हैं। शायद उसकी विरासत का सबसे चौंकाने वाला और सबसे साहसी फैसला था अपने वारिस को चुनना। उसने अपने बेटों के होते हुए अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को अगला सुल्तान चुना। सोचिए, 13वीं शताब्दी में एक महिला को शासक बनाना, ये एक क्रांतिकारी कदम था, एक रेवोल्यूशनरी फैसला। ये दिखाता है कि उसकी सोच अपने वक्त से कितनी आगे थी। तो अगर हम सब कुछ समेट कर देखें तो उसने क्या किया? दिल्ली सल्तनत को स्टेबल और मजबूत बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी में जरूरी सुधार किए, भारत को मंगोलों के सबसे बड़े खतरे से बचाया और एक पावरफुल और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम की नींव रखी। और यही वो सब काम थे जिन्होंने एक नाजुक सी सल्तनत को एक लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्य में बदल दिया। और इसीलिए इतिहास उसे सिर्फ एक और सुल्तान की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक निर्माता, रियल फाउंडर मानता है। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर इल्तुतमिश न होता तो क्या दिल्ली सल्तनत का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज पढ़ते और जानते हैं? मुझे लगता है शायद नहीं। उसकी कहानी हमें यही तो सिखाती है कि कैसे एक इंसान की सोच, उसकी हिम्मत, इतिहास का पूरा रुख बदल सकती है।